हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे और मैं आपको बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम की क्लास नंबर 3। इन केस आपकी प्रीवियस क्लासेस हो गई हैं मिस तो आप ना ले टेंशन, प्रीवियस क्लासेस का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से उन क्लासेस को देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हमारी YouTube क्लासेस को आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत ही जल्द आने वाली है हमारी अदर सब्जेक्ट की भी फ्री क्लासेस। आज की क्लासेस में बेटा हम कवर करेंगे कुछ और एग्जम्प्टेड इनकम को। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा बेटा अमाउंट रिसीव बाय अ मेंबर फ्रॉम द इनकम ऑफ एचयूएफ। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 था एग्रीकल्चर इनकम को एग्जम्प्ट करने के लिए, और सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 क्या एग्जम्प्ट करता है? सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 एग्जम्प्ट करता है एचयूएफ मेंबर की इनकम को। तो समझिए बेटा इसमें होता क्या है। जैसे कि हमने पहले बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा था, एचयूएफ को पर्सन ट्रीट किया जाता है। पर्सन ट्रीट करने की वजह से एचयूएफ की इनकम पर लगता है इनकम टैक्स। तो जब एचयूएफ पर एक बार इनकम टैक्स लग जाता है, उस इनकम को वो जब डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने मेंबर्स को, तो उस पर टैक्स मेंबर्स को नहीं देना होता। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बेटा एक बार एचयूएफ टैक्स दे चुका है उस इनकम पर, अगर हम मेंबर से लेते हैं दोबारा उस पर टैक्स तो ये हो जाएगा डबल टैक्सेशन। इस केस में ये जो एग्जेम्पशन मिल रही है मेंबर को, ये सिर्फ दो केसेस में अप्लाई होगी। कौन कौन सी? फर्स्ट, आउट ऑफ द इनकम ऑफ द फैमिली। जो फैमिली की इनकम है वो ही एचयूएफ अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपने मेंबर्स को तो वो एग्जेम्प्ट होगी। या आउट ऑफ द इनकम ऑफ द इम्पार्टेबल एस्टेट बिलोंगिंग टू द फैमिली, वो संपत्ति जिसका बंटवारा नहीं हुआ है उससे होने वाली इनकम, और वो संपत्ति किसको बिलोंग करती है? एचयूएफ को। तो करते हैं बेटा इसका एक एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन नंबर 4। मिस्टर ए अ मेंबर ऑफ एचयूएफ। मिस्टर ए है एक मेंबर एचयूएफ के, रिसीव 10,000 एज ए शेयर फ्रॉम द इनकम ऑफ द एचयूएफ। उन्हें मिलते हैं 10,000 रुपए उनका शेयर एचयूएफ की इनकम में से। इज सच इनकम इंक्लूडेबल इन हिज चार्जेबल इनकम? क्या ये इनकम मिस्टर ए की चार्जेबल होगी या चार्जेबल इनकम मानी जाएगी? एग्जामिन विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। 1961 जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग बताएं। तो बताएं बेटा क्या ये इनकम टैक्सेबल होगी मिस्टर ए के हाथ में या नहीं? तो आपका आंसर होगा नो। क्यों नहीं होगी? इस केस में मिस्टर ए को मिल रहे हैं 10,000 रुपए फ्रॉम द इनकम ऑफ द एचयूएफ। एचयूएफ की इनकम में से, यानी आउट ऑफ द इनकम ऑफ द फैमिली। तो इस केस में हो रही है फर्स्ट कंडीशन फुलफिल, तो ये जो इनकम है वो मेंबर की हो जाएगी एग्जेम्प्ट। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट है हमारा बेटा शेयर इनकम ऑफ ए पार्टनर, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A। इस कंसेप्ट को कराने से पहले मैं आपको कराना चाहता हूं सेक्शन 14A। तो एक बार फटाफट से आइए सेक्शन 14A पर। सेक्शन 14 बात करता है रेस्ट्रिक्शन ऑन अलाउबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर की अलाउंस पे ये लगाता है रेस्ट्रिक्शन। क्या बोलता है सेक्शन 14A? सेक्शन 14A डिफाइन करता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिलेशन टू एनी एग्जम्प्ट इनकम इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन while computing income under any of the 5 heads of the income। यानी सेक्शन 14A बताता है कि अगर कोई है आपकी एग्जेम्प्ट इनकम तो उस रेस्पेक्ट में होने वाले जितने भी हैं एक्सपेंडिचर उनकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। कब नहीं मिलेगी? जब आप कंप्यूट कर रहे हैं अपनी इनकम अंडर द 5 हेड्स। 5 हेड्स कौन से बेटा? सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन 5 हेड्स में जब आप अपनी कंप्यूट कर रहे हैं इनकम और आपको मिल रही है कोई एग्जेम्प्ट इनकम, तो एग्जेम्प्ट इनकम को अर्न करने के लिए आपने जो किए हैं एक्सपेंडिचर उनका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। यह बोलता है सेक्शन 14A का सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 डिफाइन करता है पावर ऑफ असेसिंग ऑफिसर। The assessing officer is empowered to determine the amount of expenditure incurred in relation to such income which does not form part of total income
इन अकॉर्डेंस विद सच मेथड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो सबसेक्शन 2 ने पावर दी है असेसिंग ऑफिसर को, क्या पावर दी है कि वो डिटरमाइन कर सकता है अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, उन एक्सपेंडिचर्स की अमाउंट जो इनकर्ड हुए हैं, कौन सी इनकम को अर्न करने के लिए, वो इनकम को अर्न करने के लिए इनकर्ड हुए हैं जो डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती। यानी अगर इसे क्रक्स में कहें तो असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि वो डिटरमाइन कर सके अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड हुए हैं एग्जेम्प्ट इनकम को अर्न करने के लिए। समझ आ गया? लास्ट में बताया गया है विद सच मेथड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, उन मेथड के थ्रू जो प्रिस्क्राइब कर दिए जाएंगे, और वो मेथड जो है वो डिफाइन किए गए हैं रूल 8D में। रूल 8D में क्या बताया हुआ है? रूल 8D में बताया हुआ है मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू इनकम नॉट इंक्लूडेबल इन टोटल इनकम। यानी वो तरीका, वो मेथड जिससे असेसिंग ऑफिसर डिटरमाइन कर सके एक्सपेंडिचर की अमाउंट, कौन से एक्सपेंडिचर की, जो रिलेट करता है एग्जेम्प्ट इनकम के साथ। लेकिन रूल 8D असेसिंग ऑफिसर कब लगा सकता है? तो उसके लिए लॉ ने बताया इफ द असेसिंग ऑफिसर हैविंग रिगार्ड टू द अकाउंट्स ऑफ द असेसी ऑफ ए प्रीवियस ईयर, किसी प्रीवियस ईयर में असेसी के अकाउंट्स में अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है, सेटिस्फाई क्यों नहीं होता है, किस वजह से नहीं होता है? द करेक्टनेस ऑफ द क्लेम ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द असेसी, यानी जो एक्सपेंडिचर क्लेम किया है असेसी ने उसके करेक्टनेस से, और लिखा है यानी फर्स्ट कंडीशन भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है। द क्लेम मेड बाय द असेसी दैट नो एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड, यानी असेसी ने क्लेम किया है कि मेरा कोई भी खर्चा नहीं हुआ। इन दोनों केसेस में से कोई भी एक केस में असेसिंग ऑफिसर को लगता है तो वो सेक्शन 14A की पावर यूज कर सकता है और रूल 8D अप्लाई कर सकता है। रूल 8D क्या बोलता है? रूल 8D बताता है द एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू इनकम नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ टोटल इनकम शैल बी एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो खर्चा जो रिलेट करता है एग्जेम्प्ट इनकम से, वो खर्चा, उस खर्चे की अमाउंट कितनी होगी? एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग। दो कंडीशन जो दी है उनका एग्रीगेट। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है? द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर डायरेक्टली रिलेटिंग टू इनकम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, यानी वो खर्चे की अमाउंट जो डायरेक्टली रिलेट कर रही है उस इनकम से जो है एग्जेम्प्ट इनकम। फर्स्ट पॉइंट ने ये बताया। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट बताता है an amount equal to 1% of the annual average of the monthly averages of the opening and closing balances of the value of investment, income from which does not part of total income, यानी वो अमाउंट जो है 1%, किसका 1%? एनुअल एवरेज, किसका? मंथली एवरेज ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है उसके ओपनिंग और क्लोजिंग की हम कैलकुलेट करेंगे मंथली एवरेज, और जो मंथली एवरेज निकल के आएगा उन मंथली एवरेज का हम करेंगे एनुअल एवरेज, और जब एनुअल एवरेज निकल के आया उसका 1%। समझ आया बेटा? सर नहीं समझ आया। इसे करते हैं बेटा हम एक एग्जाम्पल से। बात करते हैं मिस्टर राम की, इन्वेस्टमेंट की। मिस्टर राम है एक इंडिविजुअल और इन्होंने की है इन्वेस्टमेंट कंपनी के शेयर्स में। तो मंथली इनकी हमें मिलती हैं ओपनिंग और क्लोजिंग डिटेल्स। यहां पर है ओपनिंग और ये है क्लोजिंग। तो देखते हैं इनकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले जो इनकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट थी अप्रैल में वो थी 1 लाख। जब क्लोजिंग हुई तो पहुंच गई 1,20,000 पर। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये हैं 12 मंथ्स। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट की। क्लोजिंग 1,20,000, तो मई में हो गई ओपनिंग 1,20,000। मई की क्लोजिंग थी वो थी 1 लाख, फिर से हुई 1 लाख की ओपनिंग
और अब पहुंच गई है 1,50,000 पर। इनकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,50,000। 1,50,000 जुलाई की ओपनिंग और क्लोजिंग होते होते पहुंच गई 1 लाख पर। 1 लाख अगस्त की ओपनिंग 1 लाख, क्लोजिंग 1,20,000। फिर से ओपनिंग आई 1,20,000 और क्लोजिंग पे पहुंच गए 1 लाख। ये 1 लाख ये कंटिन्यू चलता रहा अक्टूबर तक। नवंबर में फिर हुई ओपनिंग 1 लाख की और अब क्लोजिंग आ गई 1,50,000 की। दिसंबर की है ओपनिंग 1,50,000 और क्लोजिंग आ गई है 1,20,000। जनवरी की है 1,20,000 और क्लोजिंग है 1 लाख। फेब की है 1 लाख, क्लोजिंग है 1,20,000। मार्च की है 1,20,000 और क्लोजिंग है 1,50,000। तो पढ़िए सेकंड पॉइंट क्या बात करता है। सेकंड पॉइंट बोलता है an amount equal to 1% of the annual average of monthly average। annual average किसका निकालना है? monthly average। monthly averages of the opening and closing। जो monthly average निकलेगा वो निकलेगा opening and closing of the value of investment। यानी opening और closing का अब हम निकालेंगे monthly average। तो monthly average कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग का। ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज कितना आएगा बेटा? ये आएगा 1 लाख और 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2,20,000। उसका एवरेज आया 1,10,000। ऐसे ही सारे मंथ्स का हम एवरेज निकाल देंगे। ये भी है 1,10,000, ये हो जाएगा हमारा 1,25,000, 1,25,000, 1,10,000, 1,10,000, 1 लाख, 1,25,000, 1,35,000, 1,10,000, 1,10,000 और लास्ट में कितना आएगा? 1,35,000। ये निकल के आया बेटा मंथली एवरेज। अब इस मंथली एवरेज का लॉ क्या बोलता है? आगे उन्होंने बोला इस मंथली एवरेज का क्या करो? एनुअल एवरेज निकालो। यानी इनका टोटल करके आप डिवाइड कर दो 12 से। तो जब हम इनका करेंगे टोटल तो क्या आएगा? ये आएगा बेटा 14,05,000। कितना आया? 14,05,000। अब इसे डिवाइड करें 12 से, डिवाइड करें 12 से तो कितना आता है सर? ये आ रहा है 1,17,083.33। बाहर लगा सकते हैं। तो लॉ ने क्या बोला? 1% ऑफ द एनुअल एवरेज। एनुअल एवरेज कितना निकल के आया? 1,17,083। 1% ऑफ द एनुअल एवरेज, इसका 1% आप कर दीजिए। 1% करो तो कितना आएगा? ये आएगा सर 1,170.83। और अगर इसे राउंडेड ऑफ हम करते हैं तो ये बन जाएगा 1,171। ठीक है। तो बेटा सेकंड पॉइंट समझ आया? वो क्या बोलता है कि इन केस आपकी है कोई इन्वेस्टमेंट, तो उस इन्वेस्टमेंट का पहले आपको ओपनिंग और क्लोजिंग उसका करना है एवरेज। जब उसका एवरेज हो जाए, जो मंथली एवरेज निकल के आया, तो मंथली एवरेज को आप निकालें एनुअल एवरेज। और जब एनुअल एवरेज कैलकुलेट हो जाए तो उसका 1% आपको एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएगा। प्लस इसके साथ उन्होंने दूसरा क्या बोला कि जो अमाउंट है एक्सपेंडिचर की डायरेक्टली रिलेट करती है आपकी उस इनकम से जो है एग्जम्प्ट इनकम। ये दोनों एग्रीगेट फॉर्म में क्या हो जाएंगे? इतना ही एक्सपेंडिचर आपको अलाउड करेगा असेसिंग ऑफिसर। दूसरी बात लॉ ने समझाई, इसमें देखो समझो एक बात है, उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट क्लोज में
जो फर्स्ट क्लोज में अमाउंट है और जो सेकंड क्लोज में अमाउंट है, शेल नॉट एक्सीड द टोटल एक्सपेंडिचर क्लेम बाय द असेसी। असेसी ने जो एक्सपेंडिचर क्लेम किया है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, 8D में हमने क्या पढ़ा, जो टोटल एक्सपेंडिचर अलाउ किया जाएगा वो कितना किया जा सकता है, एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग। एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट क्या था, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर डायरेक्टली रिलेटिंग टू इनकम, जो अमाउंट थी एक्सपेंडिचर की जो रिलेट करती थी एग्जम्प्ट इनकम से, वो प्लस an amount equal to 1% of the annual average of the monthly average of the opening and closing balance of the value of investment। यानी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी सबसे पहले उसका कैलकुलेट किया जाएगा मंथली एवरेज ओपनिंग और क्लोजिंग का, उसके बाद जो मंथली एवरेज निकल के आया उसका एनुअल एवरेज निकाला जाएगा और एनुअल एवरेज का 1% ही वो अलाउ कर सकता है। तो क्लोज आई और क्लोज डबल आई में जो लिखा है उसका एग्रीगेट वो अलाउ कर सकता है। साथ ही हमने ये देखा कि जो दोनों क्लोजेस की अमाउंट है वो एक्सीड नहीं कर सकती जो एक्चुअल अमाउंट एक्सपेंड हुई है उस एग्जम्प्ट इनकम पर। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं सर्कुलर की। तो बेटा सर्कुलर नंबर 5/2014 जो निकाला गया था वो सीबीडीटी के थ्रू निकाला गया था। उसमें उन्होंने बेसिकली एक क्लेरिफिकेशन दी थी। वो क्लेरिफिकेशन क्या थी, अभी तक हमने समझा कि 14A बोलता है कि जो एग्जम्प्ट इनकम है उसके रिगार्डिंग जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आपको अलाउड नहीं होते। यानी हम दूसरे वर्ड्स में कहें कि जो एग्जम्प्ट इनकम हम फाइनेंशियल ईयर में अर्न करते हैं उस एग्जम्प्ट इनकम के जो एक्सपेंसेस होते हैं हमें अलाउ नहीं होते। बट बेटा कभी कभी ये सिचुएशन आती है कि एग्जम्प्ट इनकम हमने अर्न नहीं की फाइनेंशियल ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम अर्न करेंगे, तो क्या उस इनकम के एक्सपेंडिचर भी डिस अलाउ कर दिए जाएंगे? इसी को क्लेरिफाई किया सर्कुलर नंबर 5/2014 के थ्रू सीबीडीटी ने बताया कि जो सेक्शन 14A है उसमें जो लैंग्वेज यूज की गई है सेक्शन में, उसमें यूज किया गया है इनकम अंडर द एक्ट, नॉट इनकम ऑफ द ईयर। तो सेक्शन 14A सभी इनकम्स पर अप्लाई हो जाएगा। आपको एग्जम्प्ट इनकम के एक्सपेंडिचर किसी भी केस में अलाउ नहीं होंगे। ठीक है बेटा, समझ गए? आइए फटाफट से सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A। हाँ जी बेटा, शेयर इनकम ऑफ ए पार्टनर, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A। फर्म की टोटल इनकम में से जो पार्टनर को मिलता है शेयर वो हो जाता है एग्जम्प्ट। सेक्शन 10 2A ये बताता है। यानी हम दूसरे अगर शब्दों में कहें कि जिस इनकम पर टैक्स दे चुकी है फर्म उस इनकम पर दोबारा टैक्स नहीं देता पार्टनर। यही केस हमने किया था एचयूएफ के केस में कि जब एक बार टैक्स दे दिया है एचयूएफ ने या फर्म ने इनकम पर तो दोबारा मेंबर को या पार्टनर को उस पर टैक्स नहीं देना होता। इतना हमें समझ आ गया सर कि ठीक है, एक बार जब टैक्स लग गया एक इनकम पर तो उस इनकम पर दोबारा टैक्स नहीं लगता जब वो दूसरे के हैंड में जाती है। अब एक इश्यू आता है कि जो फर्म की टोटल इनकम है उस टोटल इनकम में फर्म डिडक्शन या एग्जम्पशन क्लेम कर रही है, तो वो जो डिडक्शन या एग्जम्पशन क्लेम हो रही है फर्म के हाथ में तो टैक्सेबल नहीं है, तो क्या पार्टनर्स के हैंड में टैक्सेबल होना चाहिए? तो बेटा सीबीडीटी ने सर्कुलर नंबर 8/2014 के थ्रू इस इशू को क्लियर किया। उन्होंने बताया कि जो फर्म की इनकम है उस पे केवल फर्म ही टैक्स देगी। द सीबीडीटी हैज क्लेरिफाइड that the total income of a firm is to be taxed in the hands of firm only। जो फर्म की इनकम है टोटल इनकम उस पे केवल फर्म ही टैक्स देगी, केवल और केवल फर्म टैक्स देगी। and the same can under no circumstances be taxed in the hands of his partner। और उस टोटल इनकम पर पार्टनर्स टैक्स नहीं देंगे। क्लियर हो गया बेटा, समझ आ गया? चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 क्लोज डबल आई की। इसमें क्या बताते हैं? इसमें वो बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ इंडिविजुअल इन हिज एनआरई अकाउंट। यानी जो एनआरई अकाउंट में इंडिविजुअल को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो हो जाएगा एग्जेम्प्ट। सेक्शन 10 4 डबल आई। In case of an individual, any income by way of interest on money standing to his credit in a NRE account। यानी एक इंडिविजुअल की केस की बात करता है जिसे क्या अर्न हो रहा है, इंटरेस्ट इनकम अर्न हो रही है, इंटरेस्ट इनकम उसे रिसीव हो रही है उसके NRE अकाउंट में। तो लॉ ने बताया कि वो इंटरेस्ट इनकम जो है वो हो जाएगी एग्जेम्प्ट, प्रोवाइडेड सच इंडिविजुअल कौन होना चाहिए, is a person resident outside India as defined in FEMA। वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया होना चाहिए जो फेमा एक्ट के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है, या is a person who has permitted by RBI to maintain such account, या वो पर्सन वो होना चाहिए जो RBI ने परमिट किया है NRE अकाउंट
ओपन करने के लिए। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि अगर जॉइंट होल्डर्स के नाम पर अकाउंट खुला हुआ है, अगर एनआरई अकाउंट है जॉइंट होल्डर के नाम पर, तो उस केस में एओपी नहीं माना जाएगा, एओपी उन लोगों को ट्रीट नहीं किया जाएगा और जो सेक्शन 10 4II की एग्जम्पशन है वो अवेलेबल रहेगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट डिफाइन करती है सेक्शन 10 सबसेक्शन 6, जो बताती है रेम्युनरेशन रिसीव बाय इंडिविजुअल्स हु आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। रेम्युनरेशन मिल रही है उन इंडिविजुअल्स को जो इंडियन सिटीजन नहीं है, तो उस केस में उन्होंने उनकी रेम्युनरेशन को किया है एग्जेम्प्ट। आइए समझते हैं बारी बारी से। सबसे पहला, रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय ऑफिशियल ऑफ एम्बेसीज एटसेट्रा ऑफ फॉरेन स्टेट, सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 क्लोज II। रेम्युनरेशन रिसीव बाय अ पर्सन फॉर सर्विसेज एज एन ऑफिशियल ऑफ एन एम्बेसी, एम्बेसी का कोई ऑफिशियल पर्सन है, या हाई कमीशन का है, या लेगेशन का है, या कमीशन, या कंसलेट, या अदर कोई ट्रेड रिप्रेजेंटेशन है एक फॉरेन स्टेट की, तो उस केस में जो भी मेंबर है या स्टाफ है उन्हें मिलने वाली रेम्युनरेशन वो हो जाएगी एग्जेम्प्ट। बट इस केस में आती है कंडीशंस क्या बोलते हैं? द रेम्युनरेशन रिसीव बाय आर कोरस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल और मेंबर ऑफ द स्टाफ रेजिडेंट इन सच फॉरेन कंट्री शुड बी एग्जेम्प्ट। तो फर्स्ट केस में वो बात करते हैं जिन फॉरेन कंसुलेट या एम्बेसीज के पर्सन की इनकम की जा रही है एग्जेम्प्ट, उन फॉरेन कंट्रीज में जो हमारी गवर्नमेंट के ऑफिशियल पर्सन गए हुए हैं उनकी रेम्युनरेशन भी होनी चाहिए एग्जेम्प्ट। तभी हम यहां रहने वाले जो एम्बेसीज के पर्सन है या कंसुलेट है या हाई कमीशन के हैं उनकी एग्जेम्प्ट कर देंगे रेम्युनरेशन। सेकंड कंडीशन में उन्होंने बोला द अबव मेंशन मेंबर ऑफ द स्टाफ शुड बी सब्जेक्ट ऑफ द रेस्पेक्टिव कंट्रीज रिप्रेजेंटेड एंड शुड नॉट बी एंगेज इन एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। यानी जो फॉरेन स्टेट के मेंबर आए हुए हैं इंडिया में वो किसी बिजनेस या प्रोफेशन में एंगेज नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, रेम्युनरेशन रिसीव फॉर सर्विसेज रेंडर इन इंडिया एज एन एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन एंटरप्राइज, यानी अब रेम्युनरेशन रिसीव हो रही है एक पर्सन को जो एम्प्लॉय है फॉरेन एंटरप्राइज का, और वो सर्विस कहां प्रोवाइड करा रहा है? इंडिया में। तो उस केस में डील करता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 VI, ये भी 6 है रोमन का। Remuneration received by a foreign national as an employee of a foreign enterprise for service rendered by him during his stay in India is also exempt from tax। यानी क्या बोलते हैं, कोई फॉरेन नेशनल है जो एम्प्लॉय है किसका? एक फॉरेन एंटरप्राइजेस का, और वो सर्विस रेंडर कर रहा है इंडिया में, तो उसे मिलने वाली रेम्युनरेशन वो भी हो जाएगी एग्जेम्प्ट। बट कंडीशंस हैं उसकी। कंडीशन क्या है? The foreign enterprise is not engaged in any business or trade। जो foreign enterprise है वो किसी business और trade में engage नहीं होना चाहिए। जो employee आया है इंडिया में उसका stay 90 days से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उस previous year में। The remuneration is not liable to deducted from the employer's income chargeable to tax under the act। थर्ड पॉइंट में उन्होंने बताया कि अगर एम्प्लॉयर की इनकम हो रही है इंडिया में टैक्सेबल, और एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय की रेम्युनरेशन की ले लेता है डिडक्शन, तो उस केस में ये रेम्युनरेशन इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। इन केस एम्प्लॉयर रेम्युनरेशन का डिडक्शन नहीं लेता तो रेम्युनरेशन एग्जेम्प्ट हो जाएगी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 क्लॉज VI। ठीक है बेटे। नेक्स्ट है वो है बेटा सैलरी रिसीव बाय अ नॉन सिटीजन नॉन रेजिडेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन कनेक्शन विद एम्प्लॉयमेंट ऑन फॉरेन शिप। यानी एक नॉन सिटीजन है, नॉन रेजिडेंट है, वो सर्विस रेंडर कर रहा है इंडिया में ऑन फॉरेन शिप। Salary income received by or due to a non-citizen of India who is also non-resident for service rendered in connection with his employment on a foreign ship। यानी एक non-citizen या non-resident है उसे रिसीव हो रही है सैलरी। क्यों रिसीव हो रही है? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट है उसकी इंडिया में और वो कहाँ पर है? फॉरेन शिप पर। उस केस में उस इंडिविजुअल को मिलने वाली सैलरी वो हो जाएगी एग्जेम्प्ट। बट एक है कंडीशन, वो क्या है कि उस इंडिविजुअल का स्टे इंडिया में डज नॉट एक्सीड 90 डेज, 90 दिनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, remuneration received by foreign government employees during their stay in India for specified training। Any remuneration received by employees of foreign government from their respective government during their stay in India is exempt from tax। बोलते क्या है, जो फॉरेन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उन्हें रिसीव हो रही है रेम्युनरेशन, और कब हो रही है? जब वो इंडिया में स्टे कर रहे हैं।
तो वो जो रेम्युनरेशन मिलेगी वो हो जाएगी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि जो वो ट्रेनिंग ले रहे हैं किसी एस्टेब्लिशमेंट में या किसी ऑफिस में, वो किसका होना चाहिए, तो उन्होंने बताया गवर्नमेंट का या एनी कंपनी होली ओन बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यानी एक ऐसी कंपनी जो होली ओन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है या जॉइंटली बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है या एक से ज्यादा गवर्नमेंट की है। एनी कंपनी विच इज सबसी ऑफ ए कंपनी रेफर टू इन बी पॉइंट, यानी जो बी पॉइंट में कंपनी बताई गई है उस कंपनी की कोई सबसी कंपनी। डी पॉइंट इज एनी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। ई पॉइंट है एनी सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और एनी अदर सिमिलर लॉ विच इज होली फाइनेंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी एक ऐसी सोसाइटी के द्वारा ओन हो वो एस्टेब्लिशमेंट जो सोसाइटी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने होली फाइनेंस की हो या जॉइंटली फाइनेंस की हो, सेंट्रल या एक से ज्यादा स्टेट ने। ठीक है, नेक्स्ट, रॉयल्टी इनकम और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब वो बात करते हैं कि एक इनकम अराइज हो रही है नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेजिडेंट एंड फॉरेन कंपनीज को। कैसी इनकम अराइज हो रही है, या तो रॉयल्टी इनकम या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। इस केस में है दो पार्ट, दोनों को ध्यान से समझना बेटा। वो बोलते हैं इनकम अराइजिंग टू अ नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेजिडेंट एंड फॉरेन कंपनीज बाय वे ऑफ रॉयल्टी, यहां से पढ़ेंगे फॉर्म NTRO is exempt, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जेम्प्ट। यानी उन्होंने क्या बोला कि अगर इनकम अराइज हो रही है एक नॉन कॉर्पोरेट या नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनीज को, कैसे, रॉयल्टी इनकम हो रही है, किससे, NTRO से, तो वो हो जाएगी एग्जेम्प्ट। दूसरे पार्ट में उन्होंने बोला कि इनकम अराइज हो रही है एक नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी को, कैसे, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन और आउटसाइड इंडिया। इसमें ध्यान देना बेटा कि फीस फॉर टेक्निकल सर्विस रिसीव हो रही है टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन और आउटसाइड इंडिया। उन्होंने टेक्निकल सर्विसेज दी है इंडिया में या इंडिया के बाहर, तो उसके लिए उन्हें मिल रही है फीस, किससे, NTRO से। यानी दो पार्ट हैं इस सेक्शन में, सेक्शन 10 सबसेक्शन 60 में, या तो रॉयल्टी रिसीव हो रही है NTRO से या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रिसीव हो रही है NTRO से किसी नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेजिडेंट एंड फॉरेन कंपनीज को। तो उस केस में जो इनकम आएगी रॉयल्टी इनकम और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज वो हो जाएगी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेजिडेंट एंड फॉरेन कंपनीज। नेक्स्ट इज सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 BB। ये बात करता है पेमेंट्स टू भोपाल गैस विक्टिम। ये बात करता है भोपाल गैस लीक डिजास्टर की, यानी जो भोपाल में गैस लीक डिजास्टर हुआ था 1984 में, जो विक्टिम्स थे उनकी फैमिली को जो मिलने वाली पेमेंट्स हैं उसे इस सेक्शन में एग्जेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है बेटे, आइए करते हैं नेक्स्ट। कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 BC। यानी अगर कंपनसेशन रिसीव हो रही है किसी डिजास्टर पर तो वो भी हो जाएगी एग्जेम्प्ट। यानी अगर किसी डिजास्टर के बाद कंपनसेशन मिल रही है किसी इंडिविजुअल को या उसके लीगल हेयर को तो वो हो जाएगी एग्जेम्प्ट। फर्दर सेक्शन बोलता है कंपनसेशन शुड बी ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। यानी वो कंपनसेशन कौन दे, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे या स्टेट गवर्नमेंट दे या लोकल अथॉरिटी दे। नेक्स्ट पॉइंट में वो बताता है कि इन केस किसी डिजास्टर में आपका हो गया कोई नुकसान तो उसकी ले ली है आपने इनकम टैक्स एक्ट में अगर कोई डिडक्शन, उसके रिस्पेक्ट में मिलने वाली जो भी कंपनसेशन वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी, वो हो जाएगी टैक्सेबल। नेक्स्ट पॉइंट में वो डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज डिजास्टर, डिजास्टर क्या होता है। डिजास्टर को उन्होंने बताया कि डिजास्टर मीन्स अ कैटास्ट्रॉफ, मिसशिप, कैलेमिटी और ग्रेव अकरेंस इन एनी एरिया। यानी कोई तबाही, कोई दुर्घटना, कोई आपदा आए किसी एरिया में अराइजिंग फ्रॉम नेचुरल और मैन मेड कॉज, या तो प्राकृतिक हो या मनुष्य द्वारा उत्पन्न हो। क्या हो, सब्सटेंशियल लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी एक बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हो ह्यूमन लाइफ का। डैमेज टू एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का डैमेज हो या डिस्ट्रक्शन हो। डैमेज टू और डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, जो है हमारा एनवायरनमेंट जो है पर्यावरण, उसका भी डैमेज या डिस्ट्रक्शन हो। तो ये बात उन्होंने बताई है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 BC में। चलिए आगे देते हैं एक एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन नंबर 5।
compensation on account of disaster received from a local authority by an individual or his or her legal heir is taxable। जो compensation मिलता है डिजास्टर पर किसी लोकल अथॉरिटी से, किसी इंडिविजुअल या उसके लीगल हेयर्स को, क्या वो टैक्सेबल होता है? तो आंसर इज नो, वो टैक्सेबल नहीं होता। जैसे कि हमने पॉइंट नंबर 2 में पढ़ा था, अगर मिलती है कंपनसेशन किससे, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से या लोकल अथॉरिटी से, तो वो टैक्सेबल नहीं होता। ठीक है बेटा, आइए फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है हमारा पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट सेक्शन 10 सब सेक्शन 11A। पेमेंट हमें रिसीव हो रही है सुकन्या समृद्धि अकाउंट से, तो वो भी हो जाएगी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 11A। नेक्स्ट है एजुकेशनल स्कॉलरशिप सेक्शन 10 सब सेक्शन 16। एजुकेशनल स्कॉलरशिप जो मिलती है स्टूडेंट्स को, तो वो भी हो जाती है एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट पेमेंट टू एमपीज एंड एमएलए सेक्शन 10 सब सेक्शन 17। जो एमपी और एमएलए को पेमेंट मिलती है, कौन सी, जो फॉलोइंग पेमेंट्स है वो हो जाती है एग्जेम्प्ट। कौन कौन सी इनकम होती है एग्जेम्प्ट? फर्स्ट इज डेली अलाउंस, जो डेली अलाउंस मिलते हैं एमपीज को वो हो जाती है एग्जेम्प्ट। कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेज ऑफ एमपीज, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेज जो मिलते हैं एमपी को वो भी हो जाते हैं एग्जेम्प्ट। कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेज ऑफ एमएलएज, एमएलएज को भी कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेज वो भी एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 17A, अवार्ड्स फॉर लिटरेरी साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक वर्क्स एंड अदर अवार्ड्स बाय गवर्नमेंट। यानी अवार्ड दे रही है गवर्नमेंट, किस केस में? लिटरेरी साइंटिफिक या आर्टिस्टिक वर्क्स में। तो वो जो अवार्ड्स मिलते हैं उन अवार्ड्स को भी एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट